हेलो एवरीवन। आज हम कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने कूलम लॉ डिस्कस किया था। कूलम लॉ क्या था? कूलम लॉ हमने किया था तो वो उसका फॉर्मूला था फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसके अंदर के क्या था? के एक कॉन्स्टेंट था। के की वैल्यू थी 1/4 पाई ई नोट, और ई नोट था हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ई नोट की वैल्यू होती थी, ई नोट की वैल्यू एक तरह से होती थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि हमें इसका यूनिट पक्का याद रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया है। ऐसे ही इसकी ई नोट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी डायमेंशन होती है। तो डायमेंशन और यूनिट दोनों चीज़ हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपरों में काफ़ी पूछी जाती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसे कूलम लॉ का फॉर्मूला ये था फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर के कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है इसको। के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई ई नोट थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो चार्ज ले लेते हैं Q1 और एक ले लेते हैं Q2। जैसे ए पॉइंट पे हमने Q1 ले लिया और बी पॉइंट पे हमने मान लिया कि Q2 है कोई चार्ज है। ओ पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो ये हमने एक्स वाई एक्सिस के अंदर दो चार्ज ले लिए कि कहीं ए पॉइंट पे Q1 सिचुएटेड है और बी पॉइंट पे Q2 सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि जैसे R1 हमने मान लिया, तो R1 क्या मानना हमने, R1 एक जैसे ओरिजिन O था, O से लेकर ए पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर वो मान लिया हमने R1। तो R1 क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q1 का। Q1 सिचुएटेड है ए पॉइंट पर। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओ ए वैक्टर से। ठीक है, ऐसे ही ओ बी वैक्टर से को रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 से। R2 वैक्टर से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, वो है पोजीशन वेक्टर चार्ज Q2 का। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो ओरिजिन से सेकंड चार्ज Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 हो गया और Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया। ठीक है, तो अगर हमें ए बी वेक्टर कि ए से लेकर बी की तरफ डायरेक्शन, ए से बी तरफ जाते हुए वेक्टर का हमें वैल्यू निकालनी है, तो कभी भी हमें वैल्यू निकालनी हो ना ए बी की, तो वो क्या होएगी, वो होएगी बी वेक्टर, जो सेकंड वाला वेक्टर है बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ए बी कहाँ से जा रही है, ए बी जा रही है Q1 से Q2 की तरफ जा रही है। तो ए बी ऐसे जा रही है Q1 से Q2, तो ए बी वेक्टर की वैल्यू होगी R12, और उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो सेकंड वेक्टर जैसे R12 है, तो इसमें सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर होएगा। जैसे यहाँ पर सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। ऐसे अगर बी ए वैक्टर की वैल्यू निकालनी है तो बी ए वैक्टर कैसे जाएगा, बी ए वैक्टर ऐसे जाएगा। तो बी ए वैक्टर में देखो बी से ए की तरफ जा रहे हैं हम, तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं मतलब Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं। तो Q2 से Q1 मतलब सेकंड पॉइंट से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, Q2 से Q1 की तरफ। इसकी वैल्यू निकालनी हो तो बी ए की वैल्यू मान ली हमने, बी ए वैक्टर की वैल्यू R21, और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो सेकंड मतलब जो इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है 1, तो R1 माइनस R2। तो क्योंकि जैसे बी ए वैक्टर की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए वैक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि जो सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला ऐसे होता है जो जब भी किसी वेक्टर की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो R1 हमारा ओ ए वैक्टर हो गया, R2 हमारा ओ बी वैक्टर हो गया, और R12 हमारा ए बी वैक्टर, R21 हमारा बी ए वैक्टर। ओके, अब एक चीज़ होती है यूनिट वेक्टर। ये तो हो गया वेक्टर, जैसे ये तो हमारा वेक्टर। एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करा जाता है, जैसे कैप है ना, उससे रिप्रेजेंट करा जाता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर जैसे यूनिट वेक्टर की हमेशा एक वैल्यू होती है। कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो ना, वो होता है कि जैसे R12 का यूनिट वेक्टर निकालना है, R12 मतलब ए बी का, ए बी वैक्टर था R12 हमारा, तो उसकी वैल्यू होगी यूनिट वेक्टर। कभी भी निकालना हो ना, तो वो वेक्टर जैसे वेक्टर आ गया, ये जब भी ऊपर ये वाला साइन, ऊपर वाला साइन है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, जैसे R21 का यूनिट वेक्टर क्या होएगा, वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई साइन नहीं होता। ठीक है, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर। किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे हमने R12 का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, जैसे यहाँ पर R12 का यूनिट वेक्टर और ये R21 का यूनिट वेक्टर, कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम दो
एक F12 ले लेते हैं, एक F21 ले लेते हैं। देखो F12 क्या है, F12 है कि जो चार्ज फर्स्ट है Q1 है, उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है Q2 की वजह से। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 पहले या फिर 2 है जैसे, तो मतलब 1 के ऊपर क्या फोर्स लग रही है 2 की वजह से। ऐसे F21 क्या होएगा, 2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है 1 की वजह से, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है भी, जो जैसे ऊपर हमने करे थे तो Q1 और Q2 लिए थे, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी Q2 की वजह से, वो तो हो जाएगी F12, जैसे ये F12 है। और F21 क्या होगी, इस साइड डायरेक्शन में होगी भी, जैसे Q2 के ऊपर लगेगी, Q2 को मतलब इस साइड लगेगी Q2 के ऊपर और Q1 की वजह से, तो ये F21 हो गया और वो F12 हो गया, क्योंकि 1 पे फोर्स लगेगी F2 की वजह, Q2 की वजह से। ओके, तो ये हमारा F12 और F21 हो गए। ठीक है, तो हमें कूलम लॉ से पता था, देखो कूलम लॉ से हमने क्या पढ़ा था कि कूलम लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी हो वैक्यूम में। देखो एक एक जो भी हमारा फॉर्मूला, जब ये ई नोट आता है ना, इसका मतलब होता है कि या तो वैक्यूम है या एयर है, दो ही चीज़ होती है। इसका मतलब फ्री स्पेस के लिए होता है स्पेशल, फ्री स्पेस का मतलब होता है कि वैक्यूम या एयर। तो यहाँ पर जब हमें फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ, जब कोई भी फोर्स है वो 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बटे आर स्केयर, आर स्केयर मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, जब मान लिया हमने F21 निकालना है, F21 क्या था, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो इसमें लिख दिया 1/4 पाई ई नोट, दोनों चार्जेस की मल्टीप्लाई बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी मान लो या बी ए मान लो, दोनों सेम रहता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और डायरेक्शन देखो, हाँ देखो, और एक यूनिट वेक्टर आता है साथ में, तो ये रहा, जैसे जैसे F21 को कैसे रिप्रेजेंट करा, 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बटे R12 का होल स्केयर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। तो देखो जैसे इसमें क्या था, फोर्स ऑन सेकंड वेक्टर, एक मिनट, तो इसके अंदर देखो आप, तो इसमें सेकंड वेक्टर के ऊपर मतलब Q2 के ऊपर फोर्स निकालनी है Q1 की वजह से, Q1 की वजह से। तो एक तरह से देखो ये रहा, इसमें निकालना है Q2 के ऊपर फोर्स Q1 की वजह से। तो देखो फोर्स ये लग रही, ये रहा F21, क्योंकि ये देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो F21 हो गया। और इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है, वेक्टर है AB, देखो ध्यान से, क्योंकि Q2 के ऊपर फोर्स निकालनी है ना Q1 की वजह से, तो फोर्स इस साइड लगेगी। फोर्स तो ये हो गई हमारी F21, और हमारा वेक्टर कौन सा हो गया, वेक्टर हो गया हमारा R12, R12 मतलब AB वाला। ठीक है, तो R मतलब फर्स्ट से सेकेंड डायरेक्शन की तरफ जो आए। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर ये रहा, तो हमने ये F21 निकालना था। F21 क्या हुआ, 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 R12 का स्केयर। और यहाँ पर R12 क्यों आया, क्योंकि फोर्स Q2 की साइड आ रही है, Q2 की साइड मतलब Q1 से Q2 की साइड आ रही है, क्योंकि फोर्स तो लगानी है Q2 पे, तो यहाँ पर R12 वेक्टर यूनिट वेक्टर आएगा। और ऐसे ही देखो हमने यूनिट वेक्टर का हमने पढ़ा था ऊपर कि जैसे ये पढ़ा था, जो R12 है वो क्या था, यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। अगर इसकी वैल्यू नीचे पुट कर दें तो देखो, अगर ये रहा, तो अब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी, तो ये वेक्टर हो गया, नीचे इसका मैग्नीट्यूड करा। मैग्नीट्यूड पहले स्केयर था, एक और मैग्नीट्यूड आ गया तो क्यूब आ गया। देखो टोटल मिला के अगर एक मिनट तो देखे ना, तो अब ये क्यूब हो चुका है, ये नीचे क्यूब हो चुका है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 R12 वेक्टर, ये एक तरह से ए बी वेक्टर है, R12 है जो, ये ए बी वेक्टर है, और डिवाइड बाय R12 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता था कोई भी वेक्टर है तो अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है। तो यहाँ पर सेकंड 2 है, तो जैसे इसके अंदर करें तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। नीचे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से F21 की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर हमें F12 निकालना है, F12 का मतलब कि हमें फर्स्ट वेक्टर पर फोर्स निकालनी है, सेकंड वेक्टर मतलब फर्स्ट चार्ज पर फोर्स निकालनी है सेकंड की वजह से, तो वो क्या होगी, देखो वो सेम रहेगा 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2। डिस्टेंस ए, देखो नीचे वाला डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा जैसे अगर डायग्राम के अंदर देखें तो डिस्टेंस हमें या तो ए बी ले लो या बी ए ले लो,
मतलब या इस डायरेक्शन में ले लो डिस्टेंस या इसमें, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा सेम होती है। डिस्टेंस कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, एक वैल्यू होती है, या तो ए बी ले लो या बी ए ले लो, दोनों सेम रहता है। तो देखो अगर इसके अंदर अब F12 निकाल रहे हैं हम, तो F12 के अंदर हम अगर नीचे R21 लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या होएगा, देखो ये डायरेक्शन यहाँ पर R21 क्यों आया, तो R21 क्यों आया देखो, अब हमें निकालनी है फोर्स Q1 पे Q2 की वजह से। तो देखो Q1 पे मतलब फर्स्ट वाले पे फोर्स निकालनी है सेकंड की वजह से, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है, ये देख रहे हो आप यहाँ से पता लग रहा है F12 इस डायरेक्शन में लग रही है फर्स्ट पे सेकंड की वजह से, ठीक है। तो फर्स्ट पे सेकंड की वजह से मतलब इस डायरेक्शन ये है, देखो इस साइड वाला डायरेक्शन है, इस साइड वाला डायरेक्शन मतलब बी ए वाला डायरेक्शन है, बी ए का मतलब R21 वाला डायरेक्शन है। अगर क्योंकि R2 से मतलब Q2 से Q1 वाला जाने वाला डायरेक्शन है, Q2 से Q1 मतलब R21 वाला, ठीक है। जैसे उसके अंदर पहले वाले में था, पहले वाले में क्या था R12 वाला था, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना उससे उल्टा डायरेक्शन यहाँ पर होएगा, ठीक है, मतलब उससे उल्टा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो F12 एक तरह से आ गया हमारा, हाँ यहाँ पर देखो, तो F12 आ गया हमारा 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर, और R21 वेक्टर का क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। जब R21 के ऊपर कैप लग जाए ना, ये कैप होती है ऊपर लगी हुई है, ये कैप होती है, तो कैप है ये जो भी है, तो ये कैप हो गया ना, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर देखो ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इन्होंने जैसे अगर इसी के अंदर कुछ आगे करना हो ना, तो हम इसको यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, R21 वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड, नीचे फिर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले को R21 भी ले सकते हैं, तो नीचे क्यूब हो गया। तो एक तरह से पहले वाले के बिल्कुल सेम हो जाएगा, सिर्फ फ़र्क क्या होएगा, यहाँ पर R21 आएगा। तो देखो हाँ, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो ए बी है और बी ए है, मतलब एक तरह से अगर ये रहा देखो R12 और R21 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जो मैग्नीट्यूड R12 और R21 का इक्वल होता है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होता है। अगर R21 ऐसे रिप्रेजेंट होता है तो R12 ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा था। तो अगर इसमें से किसी में से भी इन दोनों को देखें तो सिर्फ इतना फ़र्क है कि डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं जो F12 आया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और तो सारा सेम था, हाँ अगर F12 में देखें सब कुछ सेम था, यहाँ पर सिर्फ क्या इसकी दिक्कत थी, ये जो R21 है ना, इसका सिर्फ वहाँ पर 1-2 था, इसमें 2-1 है, बस इतना ही फ़र्क है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो पहले फोर्स आई थी उसका नेगेटिव फोर्स आएगी बस अब की बार, मतलब फोर्स तो सेम ही आएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, R12 और R21 सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, बाकी चीज़ सारी सेम है इसके अंदर। देखो आप अगर आप देखो ना Q1 Q2 भी सेम है, सिर्फ नीचे मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, यहाँ पर R21 है वहाँ पर R12 था, ठीक है। तो डायरेक्शन की वजह से अगर डायरेक्शन अलग हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो सिर्फ इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F12 इक्वल हो जाएगा माइनस F21 के, माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो दोनों फोर्स मतलब एक तरह से भी जो Q1 के ऊपर Q2 की वजह से, जैसे Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स लगी, वो क्या लगी, ये लगी देखो F12, मतलब फर्स्ट वाले पे सेकंड की वजह से फोर्स F12 लगी, वो इक्वल होएगी इसके मतलब सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लगी फर्स्ट की वजह से, मतलब F21 की। सिर्फ फ़र्क क्या होएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर है एक साइड में, इसका दूसरी साइड है, सिर्फ डायरेक्शन अलग होएगा, फोर्सेज इक्वल होएगी, ठीक है। तो इससे हमें पता लग गया कि F12 की हमें पता लग गया, देखो F12 इक्वल हो गया माइनस F21 के, ठीक है। तो दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इक्वल एंड अपोजिट है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये कूलम लॉ है, जो हमने वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ करा है, ये ओबे कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कूलम लॉ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे कर रहा है। ओके, ये हमारा था एक तरह से कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो हमें पता है देखो कि जो चार्ज हमने पढ़ा था पहले उसका यूनिट होता है कूलम,
हमें पता था, और हमें पता है कि जो उसकी वैल्यू क्या कहते हैं, ई नोट की वैल्यू जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू हमें पता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर होती है। ओके, तो अब मैं अगर 1 कूलम की वैल्यू निकालनी हो तो 1 कूलम की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? तो अगर हम सबको मान लेते हैं कि दोनों चार्ज इक्वल हैं, Q1 Q2, जो फॉर्मूला था हमने फोर्स वाला पढ़ा है, जैसे ये फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, ये सारे फोर्स के फॉर्मूले हैं, कूलम लॉ के फॉर्मूले। तो इसमें हमने Q1 Q2 को अगर इक्वल मान लें, और देखो अगर Q1 और Q2 ये तो हमने इक्वल मान लिए, ये इक्वल मान लिए, मान लो Q के इक्वल मान लिए, और डिस्टेंस हमने 1 मीटर मान लिया, ठीक है। तो हमारी फोर्स क्या आ जाएगी देखो, तो देखो हाँ कहाँ गया, ये रहा, देखो तो हम कह सकते हैं हमारी फोर्स इतनी आ जाएगी। फोर्स देखो इतनी कैसे आई, देखो जो के था, एक चीज़ और बताना रहेगी, जो ई नोट की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, जो के होता था, के क्या होता था, जैसे अगर इस फॉर्मूले में किसी भी, जैसे यहाँ पर है ये रहा, ये के है, जो देखो के की वैल्यू क्या होती थी, के की वैल्यू हमारी होती थी 1/4 ई नोट, ठीक है। हमें ई नोट की वैल्यू पता थी, लेकिन 1/4 ई नोट की वैल्यू नहीं पता थी, ठीक है। तो 1/4 ई नोट की वैल्यू क्या होती है, देखो 1/4 ई नोट की वैल्यू हमारी होती है ये, जो 9 × 10⁹, जो 9 × 10⁹ होती है 1/4 ई नोट की वैल्यू। अगर सिंपल ई नोट की वैल्यू पूछें तो 8.85 × 10⁻⁻12, वो हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, और के की वैल्यू, के मतलब 1/4 ई नोट की वैल्यू इतनी होती है। तो देखो हमारा क्या होएगा, तो अगर हमें चार्ज निकालना है भी, 1 कूलम की वैल्यू निकालनी है, 1 कूलम कब होएगा, देखो हमने Q1 Q2 दो को तो मान लिया, देखो अगर यहाँ पर देखें Q1 Q2 तो Q मान लिए, इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ऐसे R की वैल्यू हमने 1 मीटर पुट कर दी, 1 का स्केयर हो गया, ठीक है। तो हमें तो Q की वैल्यू 1 बनानी है, और K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है। देखो 1 कब बनेगी, 1 तब बनेगी जब फोर्स भी हमारी, हमारी 9 × 10⁻⁹ हो, क्योंकि तभी बनेगी, और जब इससे ये कटेगा तब जाके Q की वैल्यू बनाएगी, ठीक है। तो फोर्स भी हमें 9 × 10⁻⁹ लेनी पड़ेगी जितना हमारा K है, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करके हमारा आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होगी, कट गई, ये कट जाएगा, तो यहाँ से Q स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, और Q ±1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 1 कूलम कब होएगा, तो 1 कूलम क्या है, 1 कूलम एक वो चार्ज है जब हम वैक्यूम में किसी चीज़ को प्लेस करते हैं। देखो ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारी जब ई नोट ले रहे थे, मतलब जो 1/4 ई नोट ले रहे थे, वो वैक्यूम की वैल्यू थी, जो फोर्स किसी दो चार्जेस के बीच में जब वैक्यूम में प्लेस करें, ठीक है। और के जो 1/4 ई नोट की वैल्यू वो होती थी 9 × 10⁹, ठीक है। तो जब 1 कूलम क्या होएगा, 1 कूलम में ऐसा चार्ज होएगा जब हम, जैसे 1 कूलम होएगा ऐसा चार्ज जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करें, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर लिया ना यहाँ पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 1 मीटर हो, और फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मतलब दोनों चार्ज इक्वल हो, ठीक है, एक जैसे चार्ज हो, दोनों Q के इक्वल ले हैं क्योंकि, ठीक है, ठीक है। अगर इक्वल चार्ज होते हैं और सेम चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो रिपेल करते हैं, किस फोर्स से रिपेल करेंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन से, ठीक है। तो एक तरह से 1 कूलम ऐसा चार्ज हो गया जब किसी दो चार्जेस को 1 मीटर अपार्ट प्लेस करा और दोनों चार्ज को इक्वल ले लिया, और जब इक्वल होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने के बाद वो रिपेल किस फोर्स से करेंगे, वो फोर्स हमने ले ली 9 न्यूटन, ठीक है। जब ये सब लेंगे ना तब जाके चार्ज हमारा 1 कूलम होगा, ठीक है। जब फोर्स हम 9 × 10⁹ न्यूटन लेंगे और दोनों चार्ज इक्वल लेंगे और डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट होएगा, ठीक है, तो हमारा एक तरह से 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। 1 कूलम की अलग अलग वैल्यू होती है, ये आप मर्जी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अब मेन इंपॉर्टेंट ये है भी, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भी चार्ज को डबल कर दें, जैसे इस फॉर्मूले में भी दोनों चार्जेस को डबल कर दें, या फर्स्ट को डबल कर दें, सेकंड को हाफ कर दें, दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, 1/4 कर दें, तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में आए, अब की बार भी आए हैं, जो 2020 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे आते हैं कि डिस्टेंस डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तब फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे अगर डिस्टेंस डबल करा तो आर की जगह 2r पुट कर देंगे, 2r का स्केयर हो जाएगा 4r स्केयर,
तो एक तरह से नई फोर्स 1/4 हो जाएगी। ऐसे ऐसे हम अलग अलग कंडीशन में फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब होता है एक वर्ड जिसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक तरह से क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे ही कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हमने एक पढ़ा था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो क्या था, ई नोट था। एक तरह से ई नोट है ना जो यहाँ पर, वो ई नोट सिंपल इसका ई नोट, वो था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो हमें एक चीज़ पढ़ी थी, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, यहाँ पर ई नोट है। ई नोट का मतलब होता है कि हमने फ्री स्पेस लिया है। फ्री स्पेस का मतलब है भी जो मीडियम है ना, भी दोनों चार्ज के बीच का मीडियम, वो हमने या तो वैक्यूम लिया है या एयर लिया है। वैक्यूम मतलब कोई एयर नहीं, या एयर लिया है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ग्लास मीडियम ले लिया हो, ग्लास में रख रखे हो चार्ज, या कहीं वाटर में रख रखे हो, सिर्फ हमने फ्री स्पेस वाले मीडियम लिया। फ्री स्पेस का मतलब या तो वैक्यूम या एयर, ठीक है। जब वैक्यूम और एयर लेंगे फिर तो हमारा फॉर्मूला ही हो गया, ठीक है, एफ नोट इक्वल टू 1/4 पाई ई नोट Q1 Q2 बटे R²। और जब हम कोई और मीडियम लेंगे, तो कोई और मीडियम लेंगे तब हमने फॉर्मूला ही हो गया। तब क्या होगा, बाकी सब सेम रहेगा, बस ई नोट की वैल्यू अलग हो जाएगी। ई नोट की जगह ई आ गया जैसे यहाँ पर। तो ये किसी मीडियम के लिए एफ एम का मतलब किसी अलग मीडियम मान लो वाटर मीडियम ले लिया, उसके वाटर में दो चार्ज रख दिए मान लो Q1 Q2, उनके बीच का फोर्स निकालना है, तो उसके लिए एफ एम हो गया फोर्स। और जब हमने एयर या फ्री स्पेस में लिया है, तो फ्री स्पेस में लो वैक्यूम और एयर, तो हमारा ये हो गया एफ नोट वाला, ये वाला, ठीक है। तो जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो क्या होता है, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, वो होता है एक तरह से रेशियो होती है, ये के है, के से डिनोट करते हैं। वो रेशियो होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो चार्जेस के बीच में, जब उनको वैक्यूम में रखा हो। जैसे ऊपर देखो एफ नोट है, मतलब फ्री स्पेस में रखा हो, वैक्यूम में या एयर में। और डिवाइड में करना है जब उनको किसी और मीडियम में रखा हो, ठीक है। तो एफ नोट बटे एफ एम, ठीक है। या फिर अगर इसमें उल्टा है, या ये भी है, एक तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, जैसे दूसरा ई बाई ई नोट। तो इसमें तो नोट ऊपर आ रहा था और मीडियम नीचे आ रहा था, इसमें उल्टा है। इसमें क्या है भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप देखो इसमें फॉर्मूले में, जैसे एफ नोट में ई नोट नीचे है, जब एफ नोट को एफ एम से डिवाइड करेंगे तो ये ई नोट तो नीचे रह जाएगा। देखो ई नोट तो नीचे रह गया, और एफ एम से डिवाइड करा ना, तो एफ एम से डिवाइड करने के बाद ई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी रेशियो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इन फ्री स्पेस, ठीक है, जब फ्री स्पेस में हो, और डिवाइड में जब दोनों मीडियम में हो, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की रेशियो, ये तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रेशियो, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की रेशियो। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की रेशियो जब किसी मीडियम में हो और नीचे आ जाएगा फ्री स्पेस में, तो इसमें फ्री स्पेस ऊपर था, इसमें नीचे था, तो इसको ई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और के से भी, ठीक है। तो एक तरह से देखो इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ई आर से भी डिनोट करते हैं और के से भी, ठीक है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो इन्होंने रेशियो लिख रखी है, तो किसी भी मीडियम की निकालनी हो ना, तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो अगर परमिटिविटी की फॉर्म में लेंगे तो ऊपर मीडियम वाली आएगी, ई है जैसे ई दिख रहा होगा, और नीचे फ्री स्पेस वाली आएगी, ठीक है। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे आएगा फ्री स्पेस की, ठीक है। और अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेंगे तो देखो, तो उसमें क्या होएगा, उसमें पहले ऊपर मीडियम आना है, ऊपर फ्री स्पेस आना है, जैसे ऊपर यहाँ पर फ्री स्पेस आना है, नीचे मीडियम आना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा कि ऊपर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज सब, देखो ये इतना तो कुछ नहीं है, आगे देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू सेम पॉइंट। एक मिनट देखो, हाँ ये रहा, देखो तो ये क्या है, स्टार्टिंग से देखें अगर, तो रेशियो निकाल किस की है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 पॉइंट चार्जेस की Q1 Q2 चार्जेस की रेशियो है, सेपरेटेड बाय सर्टेन, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करें, वैक्यूम में रखे हो, जब ऊपर तो वैक्यूम आएगा जैसे एफ नोट आ रखा था, और नीचे आएगा देखो ये बाकी सारा कुछ सेम है बिटवीन टू से, जब वो दोनों मीडियम में रखे हो। तो नीचे तो देखो, नीचे तो मीडियम आ रहा है और ऊपर हमारा
एयर आ रहा है, ठीक है, एरिया वैक्यूम। तो एफ नोट बाई एफ एम, तो दोनों इसकी डेफिनेशन होती है, और इसको के से भी डिनोट करते हैं और ई आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे ई बाई ई नोट की वैल्यू के थी, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर देख सकते हो ई बाई, एक मिनट, जैसे ई बाई ई नोट की वैल्यू के थी, यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मतलब ई बाई ई नोट की वैल्यू एक तरह से यहाँ, एक मिनट, ये रहा, जैसे ई बाई ई नोट की वैल्यू ई आर भी थी और के भी थी, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ई नोट के आ जाएगी, एक तरह से ई की वैल्यू ई नोट उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नोट के आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मीडियम का हमारा होता था 1/4 ई होता था सिंपल मीडियम में, ये फोर्स का फोर्स निकालनी होती है, तो ई की जगह हम ई नोट के पुट कर देते हैं जैसे, तो इसका एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये इतना हो गया, ई नोट के पुट करके इतना आ गया। तो देखो अगर उससे कंपेयर करें एफ नोट से, तो सिर्फ बाकी सब कुछ सेम है, बस के अलग आ गया। तो हम कह सकते हैं जो एफ एम है ना, वो इक्वल होएगा एफ नोट बाई के, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो चार्जेस के बीच में होगी, ओके। तो हमारा अब अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है मान लो, जैसे किसी दो एक्सिस एक्स वाई ले लो, वाई एक्स जेड ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स जेड ले रखी है, ठीक है, उसमें मान लो एक क्यू नोट है, ठीक है, ये किसी पॉइंट पे लाई करता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए बी जो भी हो सकता है, ठीक है। ये Q1 Q2 Q3 ऐसे काफ़ी चार्जेस इसके पास लाई करते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Q1, ठीक है, अलग अलग चार्जेस हैं। हमें निकालना है कि क्यू नोट के ऊपर जो हमारा एक तरह से क्यू नोट है, ये रहा क्यू नोट, ठीक है, इसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है नेट, इनकी वजह से, Q1 की वजह से भी, Q2 की वजह से, Q3, मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी लग रही है, हमें ये निकालना है। उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भी एक चार्ज के ऊपर, जैसे देखो इसमें क्या टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालनी है ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, काफ़ी अलग अलग चार्जेस की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, और वो सारे के सारे चार्जेस रेस्ट पे है। तो वो क्या आएगी, वो एक तरह से आएगी वेक्टर सम, सबका सम होएगा ऑन ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। देखो तो देखो वो क्या आएगा, देखो ये वेक्टर सम है, जैसे क्यू ओ का मतलब है, जीरो का मतलब है क्यू नोट, तो देखो फोर्स ऑन जैसे ये एफ नोट 1 का मतलब है फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1, ठीक है। तो ये वेक्टर सम आएगा हर एक चार्ज को अलग अलग लेके। मान लो Q1 को ले लिया पहले, तो Q1 की वजह से क्यू नोट पे क्या फोर्स लग रही है F01, ठीक है, F01, और Q2 की वजह से क्यू नोट पे फोर्स लग रही है F02, ऐसे Qn की वजह से F0n, ठीक है। इन सब का वेक्टर सम आएगा टोटल जो हमारी फोर्स होगी, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, दे रहा, तो ये वेक्टर सम आएगा ऑल दी फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज टेकिन वन एट ए टाइम, एक को एक टाइम लेना। जैसे पहले Q1 को ले लिया, Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है क्यू नोट पे, फिर Q2 को ले लिया, फिर Q3 को, ऐसे ऐसे लेते जाएंगे, ठीक है। तो जो फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू अदर चार्ज, कि जो मान लो एक की फोर्स है F01 वाली फोर्स है, उसकी फोर्स अनइफेक्टेड है किसके द्वारा, बाकी कितने भी चार्ज प्रेजेंट है वहाँ पर, जैसे Q2 भी प्रेजेंट है, Q3 भी प्रेजेंट है, जितने भी चार्ज है उन मतलब एक जब Q1 की वजह से Q नोट पे फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो बाकी चार्जेस का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सारी फोर्सेज नेट फोर्स जो Q नोट पे लगेगी वो वेक्टर सम आएगी एक तरह से, ठीक है। तो सिंपल हम निकाल सकते हैं वेक्टर सम से, ठीक है। तो हमें पता था अभी वेक्टर फॉर्म में करा था हमने कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में, कि अगर एफ नोट 1 निकालना हो तो जहाँ पर यहाँ 0 1 है ना, तो 1 0 यहाँ पर हो जाएगा, 1/4 पाई ई नोट Q1 R10 R10 कैप, ठीक है। और यहीं से हम जैसे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वो भी लिख सकते हैं, वेक्टर बटे नीचे क्यूब हो जाएगा। अभी हमने कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में करा था, ऐसे ही ये निकाल सकते हैं। बस चार्जेस जैसे इसमें एफ नोट 2 का मतलब क्या था, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q2, तो इसमें क्यू नोट और Q2 आ जाएगा, नीचे दोनों के बीच का डिस्टेंस, और हमेशा जो यहाँ पर होएगा ना ऐसे 0 2 है तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ON निकाल लेंगे, ये वाले भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये सारी फोर्स निकाल लेंगे। हमें पता है कि सारी की सारी फोर्सेज का सिंपल सम ही होना है, ठीक है। एफ नोट जितनी नेट फोर्स लगेगी ना, वो नेट मिला के एक तरह से हर एक चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही है उनका वेक्टर सम होएगा,
ठीक है। तो हमने वेक्टर सम कर दिया, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दें, जैसे F0 1 की पुट कर दिया, F0 2 की भी पुट कर दी, ठीक है, F0 2 की पुट कर दी और F0 n की भी पुट कर दी, ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो इस तरह से सब में 1/4 पाई ई नोट कॉमन आ रहा था, इतना आ गया ऊपर वाला और अंदर ये बच गया हमारा, ठीक है। अगर इसके अंदर देखें हम तो इसमें देखो क्यू नोट यहाँ पर भी सेम है, क्यू नोट यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और ऐसे इसमें डिस्टेंस में देखें तो नोट नोट मतलब जीरो, नोट का मतलब जीरो होता है जब नोट करता हूँ ना क्यू नोट, मतलब क्यू जीरो। तो इसमें भी आर जो जीरो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सब में सेम है, बाकी चेंज हो रहा है। यहाँ पर Q1 की वजह से फोर्स था, इसमें Q2 की वजह से, इसमें Q3 की, इसमें Q1 की वजह से, ठीक है। एक तरह से हम समीशन की फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि 1/4 पाई ई नोट समीशन आई की फॉर्म में लिख दिया, आई = 1 से n। देखो क्यू नोट तो सेम ही रहना है, उसको ऐसे लिख दिया, और इसमें जीरो सेम ही रहना है, सिर्फ चेंज हो रहा है स्टार्टिंग वाला, जैसे क्यू आई लिख दिया यहाँ पर ऊपर, अगर ऊपर देखो ना आप क्यू आई लिख दिया, तो इसमें आई का मतलब Q1 से लेकर n तक है। पहले Q1 पुट करेंगे, आई की वैल्यू 1, फिर 2 पुट करेंगे, ऐड करते जाएंगे, फिर 3 करेंगे, ऐसे ऊपर वाला पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में हम इस क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरह से ये रहा हमारा, तो ये एक तरह से समीशन की फॉर्म में लिख दिया। और हमें पता है कि हमें कोई भी वेक्टर लिखना है ना, जैसे आई ये रहा आर आई नोट का मतलब I0 वेक्टर लिखना है, तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो इसमें लिख सकते हैं हम। देखो अगर हम कहें तो देखो ये हमने लिख दिया, इसको लिख दिया हमने ये R0 - R1, R0 - R1, ठीक है। और नीचे देखो हमें पता है कि नीचे जाके देखो, नीचे जाके ये क्यूब हो जाएगा, ये तो क्यूब तो हो ही रखा था ये, क्योंकि नीचे मैग्नीट्यूड होना है, मैग्नीट्यूड हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड है ना, वो इन दो डंडों के बीच में होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर हमें नेट वो बताना हो कि फोर्स कितनी लग रही है अलग अलग चार्जेस की वजह से, तो सिंपल वेक्टर सम करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।